सभी का डीडी न्यूज में आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ बात करेंगे भारत और चीन के बीच कितनी बड़ी सकारात्मक बात। आपको बताएंगे कि आखिर संसद में क्यों पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बढ़ रही है तकरार, और भी बहुत सारी होंगी खबरें खास। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के गठन का प्रस्ताव आज होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में जेपीसी के गठन का रखेंगे प्रस्ताव। अंबेडकर की विरासत पर पक्ष विपक्ष में आज भी संसद में हंगामे के आसार। कई अहम विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तावित। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे मौजूद। भारत चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया स्वागत। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.44% से बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक। करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं जेपीसी के जरिए। जी हां, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखेंगे। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए थे। इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में भेजने का फैसला किया गया था। 31 सदस्यीय समिति में कुल 21 सदस्य लोकसभा में और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। समिति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ साथ एनडीए के दलों के साथ कांग्रेस, सपा, टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार से भी सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी जेपीसी के अध्यक्ष होंगे। समिति के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक सदन के पटल पर रखेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का उद्देश्य संविधान और संबंधित कानूनों में संशोधन करना है ताकि देश भर में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें। यह अवधारणा सरकार का एक लंबे समय से प्रस्तावित प्रस्ताव रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना और कुशल शासन सुनिश्चित करना है। और हमारे संवाददाता ऋषि इस पूरी खबर को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन भी बेहद ही खास रहने वाला है। संसद का शीतकालीन सत्र, जेपीसी को लेकर के प्रस्ताव भेजा जाएगा, समिति गठित की जाएगी। किस तरह से रहने वाला है आज का दिन? संसद में जहाँ तक देखिए जेपीसी की बात करें तो हम जानते हैं कि एक देश एक चुनाव से संबंधित जो 2 विधेयक हैं वो सदन में पेश किए जा चुके हैं लोकसभा में। और इन विधेयकों को पेश करते समय ही सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि इसको लेकर वो बेहद गंभीर है, इस मायने में लेकर कि इसमें सभी पक्षों के विचार आएँ और इस विधेयक को एक समग्रता के साथ पेश करके देश के सामने रखा जाए, और इसके लिए जेपीसी के लिए वो तैयार है। बिल को पेश करते समय भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कैबिनेट तक में जब ये चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने ये मंशा जाहिर की थी कि इसको जेपीसी में भेजकर इस पर इसकी स्क्रूटनी हो और इसमें जितने भी पक्ष हैं उन सबको समाहित करके, राजनीतिक पक्ष हैं, सामाजिक और
जो अलग पहलू हैं हमारे लोकतंत्र के, इन सभी को उसमें शामिल करके, क्योंकि इसमें कानूनी पहलू भी बहुत सारे हैं, संवैधानिक पक्ष भी बहुत सारे हैं, तो इन सभी पक्षों को जेपीसी के माध्यम से उसका अध्ययन होगा और उस पर एक विस्तृत अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट को सरकार के सामने जब रखा जाएगा सदन के पटल पर, तब उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ये पारित हो तो सबसे एक बेहतर तरीका माना जाएगा। इसी के वजह से सरकार ने इसको जेपीसी में भेजने के लिए आज लोकसभा में एक मसौदा प्रस्ताव रखा है और सदन के सामने इसमें लोकसभा की तरफ से 21 सांसदों की एक सूची भी जारी कर दी गई है। अध्यक्ष कौन होंगे ये भी बता दिया गया है। राज्यसभा के 10 सांसद और होंगे, जो कि राज्यसभा में जब ये मसौदा जाएगा, जब पहले लोकसभा से ये मसौदा पास हो जाएगा कि इसको जेपीसी में भेजना है, वहाँ पर जाके राज्यसभा के भी 10 सांसदों को इसमें शामिल किया जाएगा। उसकी सूची अभी आना बाकी है। हालांकि जो टेंटेटिव नाम है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, वो तय हो चुके हैं। जहां तक जेपीसी में इस विधेयक की स्क्रूटनी के बाद की जो प्रक्रिया है, वो निश्चित तौर से एक विस्तृत चर्चा के बाद इन विधेयकों को आगे बढ़ाने का है और इन दोनों जो विधेयक हैं, इन दोनों विधेयकों के माध्यम से विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के लेकर जो तमाम कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं, क्या इसके साथ साथ और भी कुछ संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रावधान है, उसमें राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और वहाँ पर जो सांसदों की जो कार्यावधि है वो अनवरत जारी रहती है। सिर्फ 1/3 सांसद ही वहाँ पर अगर हम देखें तो वो रिटायर होते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उसी क्रम में वो आगे लाए जाते हैं अलग अलग राज्यों से। उसके लिए क्या प्रावधान रखा जाएगा? लेकिन लोकसभा के चुनाव तो उसमें कोई कहीं कोई उसमें गुरेज नहीं है कि उसको 5 साल का एक टेन्योर फिक्स करके किया जाए, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव कराना है तो कम से कम ये तो तय है कि जो विधानसभा है और लोकसभा है उनका टेन्योर आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि बीच में ऐसा ही हुआ, शुरुआत में हमने देखा था कि देश की आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए, पहले लोकसभा चुनाव के साथ सभी विधानसभाओं में भी चुनाव संपन्न कराए गए थे, लेकिन जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कई राज्यों में प्रक्रिया एकदम से शुरू हो गई। अगर हम कहें तो केरल में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था, जो वामपंथी सरकार थी, उसको गिराकर, तो वहाँ से फिर उसकी जो कार्यावधि है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होने लगी। कहीं पर सरकारें नहीं चल पाई, कहीं पर बहुमत नहीं हो पाया। तो आज हम कह सकते हैं कि देश में हर समय करीब करीब चुनाव की स्थिति रहती है। अब जैसे अभी हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ। अभी दिल्ली के चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। वहाँ पर सरकार अभी जो अपना कार्यकाल है वो पूरा कर रही है। उससे पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले 5 से 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें सियासत भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वही जो डेवलपमेंट वर्क है और जो खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। जैसे कि हम तमाम संविधान के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इन फ़ायदों को हासिल करने के तरीके क्या हों, ये तरीके जेपीसी के माध्यम से तय होंगे, तो जिसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होगी, सभी पक्ष शामिल होंगे और एक सर्वसम्मत रिपोर्ट जब आएगी सदन के पटल पर, तब जाके इस विधेयक को पारित करने का अलग ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आनंद होगा। जी 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 ऋषि, तो एक देश एक चुनाव को लेकर के बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का भी दिन। ऋषि, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक देश एक चुनाव को लेकर के लंबे समय से मांग उठ रही थी और उसको लेकर के लगातार कदम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। किस तरह से इसका आर्थिक भार है जो कम होगा यदि एक देश एक चुनाव लागू होता है, तो ऐसे में देश भर में एक ही साथ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसको लेकर के जो कि चुनाव का एक पूरा त्यौहार, एक पूरा पर्व मनाया जाता है, वो एक ही समय में संपन्न होगा। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में संग्राम मचा हुआ है। आज भी इस पर हंगामे के आसार हैं।
विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। सरकार की ओर से विपक्ष को आईना दिखाने में देर नहीं हुई। हालांकि सदन में हो रहे हंगामे पर राज्यसभा के सभापति ने उच्च सदन को स्थगित करने से पहले स्पष्ट किया कि उन्होंने सदन में गृह मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को 2 बार सुना और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप और अमित शाह का जवाब। संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना। आखिर गृह मंत्री अमित शाह के बयान में क्या आपत्तिजनक है? अगर आप इसका फैक्ट चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये कांग्रेस का फैलाया हुआ झूठ है। आप खुद सुनिए अमित शाह के भाषण का वो अंश। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कुछ इसी तर्ज पर विपक्ष ने मांग की थी संसद में संविधान पर चर्चा को लेकर के, लेकिन जब संविधान पर चर्चा हुई और उसके बाद में जब तथ्यों के साथ सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं हंगामा क्यों बरपा दिया?
देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। असल में क्या है कि संविधान पर जब यह चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस ये भूल गई थी कि संविधान की सबसे बड़ा मसौदा तैयार करने और उसको तैयार करने में और देश के सामने रखने में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान था। और जब बाबा साहब की चर्चा होगी तो बाबा साहब के साथ उस समय की सियासत का क्या व्यवहार था, इस पर भी चर्चा होगी। और इसी चीज़ को हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष की तरफ से रेखांकित किया गया था कि किस तरीके से बाबा साहब के साथ व्यवहार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस में कांग्रेस की भूमिका पर जब सवाल उठे और गृह मंत्री ने सदन के सामने इन तथ्यों को रखा क्रमबद्ध तरीके से, और उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप बार बार बाबा साहब का जिस तरीके से नाम लेते हैं, आप उनके विचारों को तो मानते होते तो समझ में आता। एक जो महत्वपूर्ण पहलू है, उन्होंने जो अपने भाषण में कहा कि आज बाबा साहब को मानने वाले ज़्यादा संसद में पहुंच गए हैं, इसलिए आप बार बार बाबा साहब कहते हैं, ना कि आप उनकी विचारधारा को मानते हुए सिर्फ वोट के लिए उनका नाम लेते हैं। तो इसी चीज़ को जब वो रख रहे थे तो एक भाषण का जो लय होती है उसमें आक्रमण के दौर पर कुछ शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, उसमें से चुनिंदा पोर्शन को एडिट करके उसको आगे बढ़ाया गया और कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया। यही आरोप है केंद्रीय गृह मंत्री का, ट्रेजरी बेंचेस का, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस अपनी सोची समझी रणनीति से अब तक जो घृणित प्रयास करती रही है उसी का प्रतिफल है, लेकिन इसे अब सफल नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित तो तौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप लगाया उसका प्रतिवाद भी बहुत तीखा किया गया, और इसी वजह से हमने देखा कि इस घटनाक्रम में पूरा का पूरा जो दारोमदार है, गृह मंत्री ने एक तो मोर्चा संभाला और उसके बाद जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने सदन के पटल पर। जी, बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो संविधान पर चर्चा को लेकर के जिस तरह से मांग उठी, संविधान पर चर्चा पूरी हुई और उसके बाद में किस तरह से हंगामा है वो हमारे सामने। और अब एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है। जी हाँ, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर छापा मारा गया है। आपको बताएं, बड़ी खबर संभल से आ रही है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर छापेमारी हुई है। बिजली विभाग ने यह छापा मारा है। आपको बताएं कि बिजली विभाग पहुंचा है छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत भी जुड़े हुए हैं, उनसे और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब बिजली के झटके पहले तो जियाउर रहमान बर्क ने दिए विभाग को और अब विभाग पहुंचा है कार्रवाई करने के लिए। देखिए, बिल्कुल विभाग की ओर से आज जांच की गई है कि जियाउर रहमान के घर पर पिछले 6 महीने से 0 यूनिट जो बिल है वो आने के पीछे कारण क्या है, उनके घर में लोड कितना है, 2 मीटर हैं, 2 मीटर पे कितना लोड पड़ रहा है, इसके अलावा घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए छापेमारी के दौरान, पहले मैं दिखलाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी और इसके पुलिस फोर्स के आने के बाद से विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की। जिले के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनके नेतृत्व में इस छापेमारी की कार्रवाई हुई। हालांकि जब हमने विद्युत विभाग से पूछा कि अभी क्या स्थिति है, कितना लोड है, कितना नहीं और क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें कैलकुलेट करने दीजिए, आधिकारिक रूप से थोड़ा समय लगेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन एक बात तय है कि सांसद जियाउर रहमान की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले मस्जिद विवाद में उनका नाम आना और अब बिजली चोरी का उन पर आरोप लगना दिखलाता है कि उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में उनकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। जी, निश्चित तौर पर निशांत, मुश्किलें तो कम नहीं होने वाली है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात बता रहे हैं, क्या किन्हीं लोगों के जाने पर भी वहां पर रोक लगाई गई है? क्या मीडिया को वहां पर जाने से रोका जा रहा है या फिर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं?
देखिए, शुरुआत में जब छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी तो उनके लॉयर के द्वारा मीडिया को रोका जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं वो सभी लोग पहुंचे और उन्होंने हमने वहां पर बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले हमें कैलकुलेट करने दीजिए, फिर कोई भी आधिकारिक बयान हम आपको दे पाएंगे। और फिलहाल अगर बात की जाए तो जिले के आला अधिकारी समेत पूरा सुरक्षा बल सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर मौजूद है और पूरी तरीके से छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कितने उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक वो सभी काउंट कर लिए गए हैं, उन पे कितना लोड पड़ सकता है वो सभी काउंट कर लिए गए। अब इसके बाद विद्युत विभाग उन पर कार्रवाई कर सकता है। निशांत, क्या कानूनन मदद भी ली जा रही है सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से? देखिए, सांसद की ओर से एक बेल अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अभी उनके घर में जो लोड की बात है और जो बिजली का बिल 0 यूनिट आ रहा है, इसके जो डिफरेंस है, अब जब विद्युत विभाग पूरी अपनी रिपोर्ट देगा तब उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उन पर कितनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की वसूली की संभावनाएं निशांत बनती है, क्योंकि बिजली चल रही थी, मीटर लगा हुआ था लेकिन बिल 0 आ रहा था। क्या इतने लंबे समय से जिस तरह से बिल नहीं आ रहा था लेकिन बिजली चल रही थी, तो उसकी वसूली विभाग के द्वारा किस तरह से की जा सकती है? देखिए, पूरे संभल क्षेत्र में जिस जगह हम खड़े हैं विद्युत विभाग की यहाँ कार्रवाई चल रही है और लगभग 170 से ज़्यादा लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है जिन्हों पर बिजली चोरी का मामला है। और विद्युत विभाग की माने तो 3.5 करोड़ के आसपास उसको नुकसान हुआ है। और ऐसे में जब तमाम लोगों के पूरी तरीके से विद्युत विभाग रिकॉर्ड तैयार कर लेगा, उसके बाद से जुर्माना लगाने की तैयारी में और साथ में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वसूली कितनी की जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं विद्युत विभाग की ओर से। क्या और भी कोई ऐसे स्थान और भी कोई ऐसे घर चिन्हित किए गए हैं जहां पर जियाउर रहमान बर्क का खुद का संरक्षण लोगों को मिल रहा हो और बिजली तो जल रही हो लेकिन बिल नहीं आ रहा हो, और स्मार्ट मीटर लगाने की जो एक कार्रवाई हुई है उसके तहत तमाम खुलासे हो रहे हैं? देखिए, पूरे संभल क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और कार्रवाई की बात की जाए तो एक हफ्ते पहले इस पूरे इलाके में कुछ इस तरीके की कार्रवाई की गई थी। एक ट्रांजैक्शन मिला था जिससे कई घरों को विद्युत सप्लाई हो रही थी और बिजली चोरी का मामला वहीं खुलासा हुआ और उसी समय प्राचीन शिव मंदिर और जो कुआं है वो प्रशासन को मिला। ऐसे में कार्रवाई जारी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और कितने घर इस तरीके के मिलते हैं जिन पर बिजली चोरी का मामला बनता है। जी बिल्कुल निशांत, देखने वाला बात होगी कि क्या कुछ होता है। और इसी पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रेष्ठ चंद्र ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि बिजली चेकिंग के लिए विद्युत विभाग द्वारा सुरक्षा और सुचारू रूप से चेकिंग के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि दीपासराय में सांसद बर्क के आवास पर विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। दीपासराय में विद्युत विभाग द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी, उसी क्रम में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है जिससे विद्युत विभाग सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। इस समय दीपासराय मोहल्ले में एक आवास है, यह आवास सांसद बर्क जी का है। यहाँ पर विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है। तो संभल से हमारे संवाददाता निशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज एएसआई की टीम पहुंचने वाली है सर्वे को लेकर के। देखिए, बिल्कुल यहाँ के डीएम ने पत्र लिखा था प्राचीन शिव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए, जिसको लेकर आज एएसआई की टीम दोपहर तक यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। 4 सदस्यीय टीम है और कितना प्राचीन कुआं है, कितना प्राचीन मंदिर है, उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाया जाए। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि पूरा इलाका वही है जहां पर मंदिर भी मौजूद है, कुआं भी मौजूद है, लेकिन हमें देखना है कि सुरक्षा यहां पर कितनी मुस्तैद है। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि आप एक बार दिखलाएं किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के भी जवान यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी यहां पर मौजूद है और जितने जिले के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी तरीके से इस इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, जिसके बाद से ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। पहले सांसद जियाउर रहमान के घर पर छापा और इसके बाद कुछ देर के बाद जब
टीम आएगी एसआई की, तो उसके लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि हमने देखा था कि 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान ही यहाँ पर हिंसा भड़की थी। ऐसे में प्रशासन अब हर कदम फूंक फूंक के रख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि आज संभल में जिस तरह से एएसआई की टीम पहुंच रही है तो क्या कुछ खास निकल करके सामने आता है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा हालात और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में हाल की आतंकवादी घटनाओं पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है और आने वाले दिनों में ऐसे हमलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये बैठक होगी। इधर मुंबई नेवी बोट क्रैश मामले में नौसेना के स्पीड बोट के ड्राइवर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे में घायल 22 वर्षीय नाथाराम चौधरी की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर कई धाराएं लगाई गई हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास बुधवार को नौसेना के एक क्राफ्ट के एलिफेंटा द्वीप जा रहे नीलकमल नामक एक फेरी से टकराने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें नौसेना के एक जवान और नेवी क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी के 2 लोग समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं राहत और बचाव कर्मियों ने अन्य 101 यात्रियों को बचा लिया। हालांकि कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करते हुए नौसेना, तटरक्षक और पुलिस ने बचाव अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि लापता लोगों के बारे में अंतिम जानकारी गुरुवार सुबह उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोट हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की है। उन्होंने कहा कि ये राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से प्रदान की जाएगी और उन्होंने आगे बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच भी होगी। नौसेना के साथ पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। तो मुंबई में हुई नाव दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि मुंबई में हुई नाव दुर्घटना बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF की तरफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भारत और चीन ने सीमा विवाद के हल के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, एक दूसरे के यहाँ बहने वाली नदियों और सीमा व्यापार संबंधित जानकारी का आदान प्रदान शामिल है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंधों पर सहमति जताई। 2020 की घटनाओं से सबक लेते हुए दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इसके लिए प्रासंगिक राजनयिक और सैन्य तंत्र के उपयोग और समन्वय पर भी सहमति बनी। 2020 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में टकराव की घटना के बाद विशेष प्रतिनिधियों की ये पहली बैठक थी। बैठक में दोनों प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 2024 के सेनाओं को पीछे हटने से जुड़े समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते के तहत संबंधित क्षेत्र में गश्त और पशुओं के चरने के लिए परिस्थितियां संभव हुई हैं। ध्यान रहे कि विशेष प्रतिनिधियों की इस बैठक का फैसला बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस के कजान में हुई बैठक में लिया गया था। एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री को अगले दौर की यात्रा के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। एनएसए चीन के अन्य शीर्ष नेताओं से भी मिले, जिनमें चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए नए समझौते का स्वागत किया है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद नियमित उच्च स्तरीय बैठक की बहाली हुई है। इधर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के 28 भारतीय मछुआरे स्वदेश लौट आए हैं। इन मछुआरों को बहरीन में हिरासत में लिया गया था। बहरीन में भारतीय दूतावास ने मछुआरों के लिए तुरंत कानूनी प्रतिनिधित्व नियुक्त करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूतावास ने बहरीन के अधिकारियों को उनके सहयोग और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया है। भारतीय मछुआरों को पहले 6 महीने की सजा सुनाई गई थी, जिसे घटाकर 3 महीने कर दिया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी शीघ्र रिहाई के लिए कूटनीतिक प्रयास करने का अनुरोध किया था। 7 से 9 दिसंबर को हुई विदेश मंत्री की बहरीन यात्रा के दौरान मछुआरों की शीघ्र रिहाई करवाने का मुद्दा उठाया गया था। इस प्रयास के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को धन्यवाद दिया गया। बहरीन में भारतीय राजदूत विनोद के जैकब ने पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने में सहयोग के लिए बहरीन के विदेश मंत्रालय और अन्य अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। ये प्रयास विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और बहरीन के साथ मजबूत राजनयिक संबंध बनाए रखने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से निकाली गई। भाजपा के विधायक राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में हिंदू संगठनों, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक और राजकीय संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में जनता शामिल हुई। इस अवसर पर राजेश्वर सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को गलत ठहराते हुए कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। की जमीनों पे कब्जा हो रहा है, ये गलत है। बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये गलत है। सारे लोग नाराज हैं, हम लोग इसीलिए सड़क पे हैं। हमारी सरकार जितना कठोर कार्रवाई करना चाहे करे, हम अपनी सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश और विश्व को पता चलना चाहिए कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा निकाली गई। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उसको लेकर के देश भर में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर के लोग हाथों में झंडे लेकर के निकले हैं और उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।
और बात करते हैं अब दिल्ली के प्रदूषण की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। AQI एक बार फिर बढ़कर 500 के आंकड़े को छूने की कगार पर है। आज सुबह राजधानी के अधिकतर इलाकों में AQI 450 से 490 के बीच में दर्ज किया गया। इसमें सबसे खराब हवा नेहरू नगर में रही, जहां AQI 485 दर्ज किया गया। इसके अलावा वजीरपुर में 482, विवेक विहार में 472, रोहिणी में 477, पंजाबी बाग में 475, जहांगीरपुरी में 476, ITO में 479, आनंद विहार में 478 और अशोक विहार में 471 AQI दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 413, इंदिरापुरम में 422 और नोएडा के सेक्टर 62 में 426 AQI दर्ज किया गया। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। ऐसे में ये जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकती है, साथ ही बुजुर्गों, श्वास रोगी और बच्चों के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। स्वच्छ वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 होना चाहिए, जो प्रदूषण के कारण अब बढ़कर 500 के करीब है। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पंजाब में तेज शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 3 दिनों के दौरान शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में आज तेज बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना स्टूडियो में मौजूद है। भावना, आज के अखबारों में किन खबरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है? संध्या, गुड मॉर्निंग। अगर आज के विभिन्न अखबारों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में जिन खबरों को आज मुख्य पृष्ठ पे प्रकाशित किया गया, उसमें अंबेडकर से जुड़ी खबर जो है वो लगातार सभी अखबारों में प्रकाशित की गई है। अंबेडकर पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है संसद के शीतकालीन सत्र में। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। वहीं जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पलटवार किया है कांग्रेस पे। केंद्रीय गृह मंत्री का सुरक्षा कवच के तौर पर आज सामने आए हैं और उन्होंने बोला है कि कांग्रेस ने अम्बेडकर की विरासत को मिटाने की हर संभव चाल चली है।
अंबेडकर विरोधी कांग्रेस मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर फैला रही है, ये कहना है अमित शाह का। तो लगातार सभी अखबारों में ये जो सुर्खी है वो पूरी तौर पे प्रकाशित की गई है। अगर अगली खबर की बात करें तो अगली खबर आ रही है भारत चीन संबंधों से जुड़ी हुई, जिसमें कल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन यात्रा पर थे और दोनों देशों के बीच में एक सकारात्मक चर्चा हुई और दोनों देशों ने 6 सूत्री सहमति पर सहमति जताई है, जिसमें सीमा पर शांति और संबंध बहाली को लेकर 6 सूत्रों पर आम सहमति बनी है। और अगर सीमा मुद्दे की बात की जाए तो निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने की इस प्रक्रिया में दोनों देश प्रतिबद्ध नजर आए हैं। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है और भारत के पेशेवरों के लिए एक खुशखबरी की खबर है, क्योंकि बाइडेन ने H1 वीज़ा के नियमों में ढील दे दी है और H1 वीज़ा के नियमों में ढील दे दी है और जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों के लिए विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवर को नियुक्त करने वाला आसान हो जाएगा और F1 छात्र वीज़ा को आसान से H1B वीज़ा में तब्दील किया जा सकेगा। तो इससे हज़ारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को फ़ायदा मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक और काम की खबर है और फायदे की खबर ये है कि 15.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो अर्थव्यवस्था के लिए, कारोबार जगत के लिए एक खुशी की खबर, जिसमें 16.45% की बढ़त देखने को मिली है। तो जाते जाते जब साल का अंत हो रहा है, ऐसे में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो कलेक्शन हुआ है इस वर्ष में वो बेहतरीन रहा है। और एक और अच्छी खबर है हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि जापान ने एक नया तरीका खोज निकाला है। पानी और धूप से ईंधन बनाना अब हो जाएगा आसान। जी हाँ, नई प्रक्रिया के तहत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो रुक जाएगा और जापान ने इसके लिए एक 100 वर्ग मीटर का रिएक्टर भी तैयार कर लिया है और एक ये अनूठी योजना बनाई है जिससे पर्यावरण अनुकूल पानी और धूप से ईंधन बनाना अब हो जाएगा आगे आसान। और चलते चलते एक और अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। फ्रांस के साथ हमारा आज करार होने वाला है। फ्रांस के सहयोग से बनने वाला है नेशनल म्यूजियम। जी हाँ, आज ये करार होने वाला है जिसका नाम दिया जाएगा इस म्यूजियम को युग यगीन नेशनल म्यूजियम। और आपको बता दें कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया और फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के बीच एक समझौते ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर होंगे, जिसमें आज दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और इसके बाद हम सबके सामने होगा युग युगीन नेशनल म्यूजियम। तो संध्या, आज विभिन्न अखबारों की ये थी अनेक क्षेत्रों से प्रमुख सुर्खियां। बहुत बहुत शुक्रिया भावना। ये तमाम खबरें जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान आज के अखबारों में दिया गया है, हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही कम समय में अलग अलग क्षेत्रों से समेट के लाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) सहित 4 संस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है। प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका का कहना है कि NDC पाकिस्तान के शाहीन श्रृंखला बैलिस्टिक मिसाइलों सहित बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ब्रुसेल्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो के महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रुसेल्स में नाटो प्रमुख और यूरोपीय नेताओं के साथ उनकी बैठकें यूक्रेन के लिए आज और कल के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने का एक अच्छा अवसर था। जर्मनी अपने सशस्त्र बलों में सैनिकों की संख्या बढ़ा सकता है। जर्मनी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नाटो गठबंधन अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। मेक्सिको के दक्षिणी शहर तापचुला में प्रदर्शनकारियों ने कलाकार ग्रैंड ओम द्वारा निर्मित लिखे पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लिखा हुआ था वेलकम माइग्रेंट। एक्टिविस्ट कार्मेन मार्टिनेज का कहना है कि वे अमेरिका की नीति के आधार पर प्रवासियों और उनका समर्थन करने वालों दोनों के सामने आने वाले अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। चालू वित्त वर्ष में 17 दिसंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। सीबीडीटी के मुताबिक 7.42 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स और 7.97 लाख करोड़ रुपए का नॉन कॉरपोरेट टैक्स इसमें शामिल है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया के तहत दुनिया का सबसे अच्छा ईवी इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने संसद परिसर में शानदार इलेक्ट्रिक वाहनों का डेमो लिया। पीएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1.46 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में सफल रही और इसी के साथ 9.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई। निचले सदन में एक लिखित जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी साझा की। सेबी ने छोटे और मझोले उद्यमों के आईपीओ की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सख्त नियामकीय ढांचे को मंजूरी दी है। इसके तहत एसएमई कंपनियां आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्रमोटर्स, निर्देशकों और संबंधित पार्टियों से लिए गए कर्ज का भुगतान करने में नहीं कर सकेंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सब्सक्राइबर्स जल्द ही ई वॉलेट के जरिए दावा निपटान राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस पर योजना बनाने और सुविधा को व्यवहारिक तरीके से शुरू करने के लिए आरबीआई से बातचीत कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG के तहत इस साल 13 दिसंबर तक 2.68 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 72.66 लाख घर पूरी तरह महिलाओं के नाम पर हैं और 1.22 करोड़ घर पत्नी और पति के नाम पर। लोकसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने 2023-24 के रबी सीजन में एमएसपी पर 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए 2.75 लाख किसानों को 4,820 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दर में 0.25% की कटौती का फैसला लिया। यूएस फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दर में कटौती की है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 2034 तक 61 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। CII-EY की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। मौजूदा समय में टूरिज्म सेक्टर का भारत के कुल रोजगार में योगदान करीब 8% का है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 90% से अधिक HAM सड़क परियोजनाएं स्थिर गति से आगे बढ़ रही हैं। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन आज से अबू धाबी में शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक एतिहाद एरिना में 4 टीमें ऑनर FX ईगल्स, TSL हॉक्स, गेम चेंजर्स, फाल्कन्स और काइट्स शामिल हो रही हैं। खो खो विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन। तो 19 से 25 दिसंबर तक दोहा में भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स ट्रैक से तमाम ताज़ा खबरें हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ खास रहने वाला है खेल जगत में। और अब खबरें सिने जगत से। लापता लेडीज के ऑस्कर की दौड़ से बाहर होने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि फिल्म का असली पुरस्कार दर्शकों का प्यार और सराहना है। अभिनेता वरुण धवन ने एक प्रमोशनल इवेंट में साझा किया कि वो हमेशा से बच्चों को देखने लायक कंटेंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वह बच्चों के साथ बहुत आनंद लेते हैं।
ईडी ने एक सट्टेबाजी वेबसाइट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का बयान दर्ज कराया। मल्लिका के साथ टीवी कलाकार पूजा बनर्जी से भी की गई पूछताछ। पुष्पा 2 ने 14वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 20.8 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 973.2 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। वहीं पुष्पा 2 ने हिंदी में 600 करोड़ रुपए के क्लब में अपनी जगह बना ली है। अब तक सिर्फ शाहरुख खान की जवान और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए हादसे में जान गंवाने वाली महिला के घायल बेटे से अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने की मुलाकात। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने मुंबई में फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स की विशेष स्क्रीनिंग का किया आयोजन। स्क्रीनिंग देखने के बाद अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और दिया मिर्जा हुई भावुक। रैपर हनी सिंह ने इंडस्ट्री में कंपटीशन के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर काम करने वाले बहुत ही कम हैं, इसीलिए उन्हें कंपटीशन से ज्यादा डर नहीं लगता है। और अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी साधु संत भी महाकुंभ के लिए आ रहे हैं और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को तो महाकुंभ खूब रास आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जापान, स्पेन से विदेशी संत भी पहुंचे महाकुंभ। दिव्य, भव्य, स्वच्छ और नव्य कुंभ के मुरीद हुए विदेशी संत। सनातन संस्कृति का महापर्व विदेशी संतों को आ रहा है रास। विदेशी संतों ने कहा, जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री संत। डिजिटल महाकुंभ से विदेशी संत बहुत खुश। महाकुंभ में स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर जोर। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के पहले महाकुंभ नगर में देश के कोने कोने से आए साधुओं के अलावा विदेश से भी साधु संत पहुंच रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा, नगर प्रवेश और कुंभ छावनी प्रवेश यात्रा की परंपरा में महाकुंभ पहुंचे इन विदेशी साधु संतों को भी महाकुंभ की नई व्यवस्था रास आ रही है। बहुत पुराना की बात है। हम तो एक योगा का किताब मिला मेरे गार्ड के अंदर, फिर हम पढ़ते हैं, हम सोचते ये तो अच्छा है। फिर हम तो कृष्ण मूर्ति देखा, तो कृष्ण मूर्ति सुन रहे तो हाँ ये तो बढ़िया, ये तो सही है, इसलिए। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, महाकुंभ क्षेत्र के अखाड़ा सेक्टर में साधु संत ज्यादा नजर आ रहे हैं। देश विदेश से साधु संत पहुंच रहे हैं। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल होने आए विदेशी संतों को महाकुंभ रास आ रहा है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमगिरी उर्फ पायलट बाबा की जापानी शिष्या योग माता एवं महामंडलेश्वर केको कई जापानी साध्वी के साथ छावनी प्रवेश में शामिल हुई। नेपाल से आई महिला संत और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमानंद गिरी का कहना है कि संतों का सौभाग्य है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं। योगी जी की तरफ से जिस तरह भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का संकल्प लेकर आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल सहित दुनिया के विभिन्न देशों में अब तेजी से हो रहा है। विश्व के जूना अखाड़ा के उच्च पदाधिकारी से लेकर अपने महंत से अनेक महात्मा, कोना कंदरा से तपस्वी, सारे महात्मा इकट्ठा होके आज से गंगा गर्भ में पूर्ण रूप से वास के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के साथ स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन पर है। संत इससे काफी खुश हैं। सुदूर देश से आए हुए लोगों ने सनातन परंपराओं को अपनाया, तो उन्होंने जब इस परंपरा को अपनाया तो एक आत्मीय शांति, एक अद्भुत आत्मीयता, एक स्वच्छता, एक पवित्रता, इन सारी चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। हर 12 साल बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है।
इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अनुमान है कि इस दौरान 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सज रही है महाकुंभ की नगरी, साधु संतों का आगमन, वहां पर भक्तों का भी सैलाब उमड़ने लगा है। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी दोहरी मार पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने ठंड का बड़ा अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादल मंडराने के साथ ही बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में हमारे जवान कैसे परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आखिर गणतंत्र दिवस नजदीक जो आ रहा है, आप भी इन जवानों का हौसला बढ़ाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।